बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आसिया, देखो कौन है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर कमर ने अपनी बीवी आसिया से कहा। कमर अपनी फैमिली समेत उस जगह आज ही शिफ्ट हुआ था। इससे पहले वो कोर्ट ओवर में रहते थे। कमर एक सरकारी मुलाजिम था। उसका ट्रांसफ़र सीधा कोर्ट ओवर से लाहौर में हुआ था। शायद उसकी किस्मत ने साथ दिया था जो उसे फ़ौरन ही एक अच्छा सा घर मिल गया। घर क्या था, बल्कि एक शानदार किस्म की कोठी थी। उसने कोठी को देखते ही फौरन उसे खरीद लिया। कोठी में दाखिल होते वक्त आसिया को भी जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी शानदार और वसी कोठी कमर भी खरीद सकता है। कमर की फैमिली सिर्फ 4 अफराद पर मुश्तमिल थी। उसकी बीवी आसिया, 2 बच्चे हिना और शहरयार और चौथा वो खुद था। आज इनका कोठी में पहला दिन था। उस वक्त कमर बेडरूम में एक खूबसूरत पेंटिंग लगा रहा था, जबकि आसिया करीब ही सोफे पर बैठी हुई थी। डोरबेल की आवाज़ उसने भी सुन ली थी, लिहाजा वो उठी और दरवाजे की तरफ भाग गई। दरवाज़ा खोलने पर उसे एक खूबसूरत हसीन लड़की नजर आई जो खड़ी दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा खुलने पर उसने चौंक कर आसिया की तरफ देखा और फिर आसिया ने दरवाज़ा खोलते हुए सरसरी तौर पर उस लड़की की तरफ देखा। उसके नैनो नक्श निहायत दिलफरेब और पुरकशिश थे। आंखों में जैसे सागर सा झलक रहा था। रुखसार सुर्ख और बड़े बड़े थे। बाल कंधे तक उम्दगी से तराशे हुए थे। उसने पिंक रंग का निहायत ही खूबसूरत और कीमती सूट पहना हुआ था। जी, आसिया की आंखें सवालिया अंदाज में अजनबी लड़के के चेहरे पर थी। मैं आपकी पड़ोसन हूँ, बराबर वाली कोठी हमारी है, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। आप लोग यहाँ नए नए आए हैं, इसलिए सोचा आपसे मिल आऊं, क्योंकि एक पड़ोसी का दूसरी पड़ोसी पर बड़ा हक होता है और पड़ोसियों को एक दूसरे से काम पड़ते रहते हैं। खुशी गमी में एक जगह इकट्ठे होना पड़ता है। अंदर आ जाइए। आसिया ने एक तरफ को हटते हुए अंदर आने का रास्ता दिया तो वो लड़की मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हो गई। उसके अंदर दाखिल होते ही आसिया ने दरवाज़ा बंद किया और उसे लेकर कमरे में आ गई। मेरा नाम सिमरन है, उस लड़की ने अपना नाम बताया और सोफे पर बैठ गई। आसिया ने भी अपना नाम बताते हुए उसकी तरफ देखा और उसके सामने पड़े हुए दूसरे सोफे पर बैठ गई। उसी वक्त कमर की आवाज़ सुनाई दी। आसिया कौन है? पड़ोसन है, ये हमारे बराबर वाली कोठी में रहती हैं, बस मिलने के लिए आई हैं। अच्छा, आपके? जी, ये मेरे हस्बैंड हैं, आसिया ने फौरन कहा। नाम इनका कमर है। कितने बच्चे हैं आपके? 2, एक बेटा है शहरयार और दूसरी बेटी जिसका नाम हिना है। आप लोग पहले कहाँ रहते थे? कोर्ट ओवर में। इसका मतलब है कि आपके लिए ये शहर नया है। ठीक कहा आपने। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? गवर्नमेंट में ऑफिसर हैं और अब इनका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है। वैसे मेरे घर में कोई भी नहीं है। क्या मतलब? आसिया ने हैरानगी से सिमरन की तरफ देखा। आपके हस्बैंड, बच्चे वगैरह? मेरे बच्चे कैसे होंगे? मेरी शादी को अभी 3 ही महीने हुए हैं। सिमरन की इस बात पर आसिया हंस पड़ी और सिमरन भी आहिस्ता से मुस्कुरा दी। फिर आपने ये कैसे कह दिया कि आपके घर में कोई नहीं? आसिया ने कहा। आपके हस्बैंड तो है ना, उन्हें आपने कैसे गोल कर दिया? उन्हें मैं कैसे गोल कर सकती हूँ? वो तो पहले से ही गोल रहते हैं। खूब? वो कैसे? उनके पाँव तो घर में टिकते ही नहीं। रात को 10 बजे से घर आते नहीं। यही नहीं, बाज़ औक़ात तो 2-2, 3-3 दिनों के बाद घर आते हैं। उन्हें शायद ये ख्याल तक नहीं आता कि घर में उनकी एक बीवी भी है। ये कोई अच्छी बात नहीं। आपको इनसे गिला करना चाहिए कि वो वक्त पर घर आया करें, आसिया ने कहा। किया था मगर वो टाल देते हैं, सिमरन बोली। अच्छा, बाई चांस मेरा उनके साथ टकराव हुआ तो मैं उनसे ज़रूर गिला करूंगी कि वो तुम्हारा ख्याल रखा करें। अगर तुम नाराज़ ना हुई तो फिर।
मैं उन्हें थोड़ा बहुत डांटूंगी भी, आसिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे ये तो अच्छी बात होगी मेरे लिए, और फिर पूछने की क्या जरूरत है। उसी दौरान कमर भी सीढ़ियां उतरता हुआ उनके करीब पहुंच गया। उसने सिमरन की तरफ देखा। कमर पर नजर पड़ते ही सिमरन खामोश हो गई। आसिया ने दोनों का तारुफ करवाया। कमर सिमरन की तरफ गहरी नजरों से देखता हुआ बैठ गया। उसकी नजरें बार बार सिमरन के पुरकशिश और हसीन चेहरे की तरफ फुट रही थी। आसिया के साथ सिमरन बातों में लगी हुई थी। कमर कभी सिमरन के हिलते हुए सुर्ख गुलाबी होंठों को, कभी बार बार झपकती हुई बड़ी बड़ी आंखों को, कभी सुर्ख और बड़े बड़े रुखसारों को, और कभी सुराही की तरह निहायत ही खूबसूरत गर्दन को देख रहा था। न जाने कमर की नजरें सिमरन के बदन पर कहां कहां पड़ रही थी। न जाने आज सिमरन को देखते ही उसे क्या हो चुका था। इससे पहले उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसमें कमर का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि सिमरन थी ही ऐसी दिलकश। अगर कमर की जगह कोई और होता तो उसका भी यही हाल होता। जब आसिया ने कमर को बताया कि सिमरन शादीशुदा है और इसकी शादी को 3 माह हो चुके हैं, तो कमर का मुंह बन गया। तो अब मैं चलती हूँ, सिमरन ने उठते हुए कहा। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आप लोग भी आइएगा हमारे घर, सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे इतनी जल्दी, आसिया ने कहा। सॉरी, बातों में मैंने तो पूछा ही नहीं कि आप क्या लेंगी। अब वापस बैठ जाएं, मैं चाय लाती हूँ। कोई बात नहीं, आप तकल्लुफ ना करें, सिमरन ने कहा। मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, मैं तो आप लोगों से मिलने आई थी। चाय के लिए आपको फिर कभी तकलीफ दूंगी, सिमरन ये कहते हुए आसिया से हाथ मिलाने लगी और कमर पर एक भरपूर नजर डालती हुई वहां से चली गई। आसिया चंद लम्हे खड़ी रही, फिर उसने कमर की तरफ देखा और किचन में दाखिल हो गई। कमर अपनी आंखें बंद करते हुए सोफे पर बैठ गया। उसी वक्त किचन में से आसिया की चीख की आवाज सुनाई दी। चीख की आवाज सुनकर कमर एकदम उठ खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ किचन में पहुंचा तो देखा कि आसिया की हालत गैर हो रही थी। उसका चेहरा फक था। क्या हुआ, तुम इस तरह चीखी क्यों थी, कमर ने पूछा। वो देगची में। कमर तेजी के साथ चूल्हे की तरफ बढ़ा और देगची में देखने लगा, मगर देगची में पकते हुए गोश्त के सिवा कुछ भी नहीं था। उसने चूल्हे के आसपास नजर दौड़ाई और फिर उसने पलटकर आसिया से कहा, क्या है देगची में? देगची में खून और इंसानी सर है। ये तुम क्या कह रही हो? इसमें तो गोश्त पक रहा है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आसिया ने कमर की तरफ देखते हुए कहा। जब मैंने इस पर से ढक्कन उठाया तो मुझे इसमें खून और एक इंसानी सर दिखाई दिया। दोनों आंखें बुरी तरह मुझे गूं रही थी और तेजी से भाप भी उठ रही थी। तो फिर ये खूनी सर मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? कमर ने कहा। शायद ये तुम्हारा वहम हो, तुम खुद ही देखो देगची में क्या है। आसिया आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए चूल्हे के करीब पहुंची। फिर उसने देगची में नजर मारी। देगची में कोई इंसानी सर नहीं था, बल्कि गोश्त पक रहा था। उसे जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अब बताओ, कहाँ है सर? तो मेरी बात का यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मगर अब चलो छोड़ो इसे, कमर ने कहा। ये तुम्हारा वहम है, यहाँ कोई खूनी सरवर नहीं है। अब जल्दी से खाना पकाओ, मुझे बड़ी शदीद भूख लगी है, कमर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये हिना और शहरयार कहाँ हैं? आसिया ने कमर से कहा। कमर जो एक किताब पढ़ने में मसरूफ था, आसिया की तरफ उसने देखा। आसिया के हाथों में 2 प्लेटें थी जो एक दूसरे के तले के ऊपर थी। कहीं बाहर खेल रहे होंगे, क्यों, क्या काम है? ये सिमरन के हाथ देना था। आसिया ने हाथ में पकड़ी हुई प्लेटों की तरफ इशारा किया। क्या है इसमें? गोश्त। लाओ मैं दे आऊं, कमर ने आसिया से प्लेटें पकड़ी और बाहर निकल गया। बाहर सख्त धूप थी। दोपहर के 2 बजे का वक्त था और सख्त गर्मी पड़ रही थी। गली में कोई भी नहीं था। लोग गर्मी से बचने के लिए अपने अपने घरों में घुसे हुए थे। कमर चलता हुआ सिमरन की कोठी के करीब पहुंच गया। गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, वो अंदर दाखिल हो गया। कुछ देर के बाद वो कोठी के अंदर मौजूद था। कोठी के अंदर से भी काफी खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा था। उसने इधर उधर देखा, मगर उसे कोई नजर न आया। वो चलता हुआ सीढ़ियों के करीब पहुंच गया। उसी वक्त उसे गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सिमरन की थी, जो कोई गाना गुनगुना रही थी। उसने आवाज की सिमत का तयन किया और उस तरफ को चल दिया। सिमरन की गुनगुनाहट उसी तरफ से आ रही थी। उसी वक्त कमर की नजर अपने दाएं बाथरूम पर पड़ी।
बाथरूम का दरवाजा अंधे शीशे का बना हुआ था। उस अंधे शीशे के दूसरी तरफ सिमरन शावर के नीचे खड़ी नहा रही थी। अंधे शीशे की वजह से वो साफ दिखाई नहीं दे रही थी। वो शावर से गिरते हुए पानी से अपने बदन पर लगे हुए साबुन के झाग को साफ कर रही थी। कमर के दिल की धड़कन तेज होती चली गई। वो अपनी जगह बुत की मानित खड़ा बाथरूम की तरफ देखे जा रहा था। चंद लम्हों के बाद सिमरन ने शावर बंद कर दिया। उसने हैंगर के साथ लटका हुआ टॉवल उतारकर अपने बाल और बदन को पानी के कतरों से खुश्क किया और उसे फिर हैंगर पर लटका दिया। फिर वो सफेद रंग की चादर अपने बदन पर लपेटकर बाहर निकल आई। कमर तेजी के साथ साइड पर हो गया। सिमरन कमर को अपने सामने खड़ा देखकर चौंक कर बोली, ओ आप कब आए? मैं अभी आया हूँ, आइए बैठिए यहाँ पर। सिमरन ने सोफे पर बैठते हुए कमर को इशारा किया। कमर थैंक्स कहते हुए उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। फिर कमर ने हाथ में पकड़ी हुई प्लेटें मेज पर रखते हुए कहा, इसमें आपके लिए गोश्त है। ओ, इसकी क्या जरूरत थी? आपने हाम में तकलीफ की। पड़ोसी होने के नाते फर्ज बनता है, इसीलिए। बहुत शुक्रिया, सिमरन ने अपनी ओरिया टांगों को हिलाते हुए कहा। वैसे बाय द वे आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं? क्या मतलब? मैंने क्या कहना है? कमर एकदम सटपटा गया। झूठ मत बोलो, सिमरन ने कमर की आंखों में देखते हुए कहा। इंसान की जुबान झूठ बोल सकती है, आंखें नहीं। तुम्हारे भी आंखें साफ बता रही हैं कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, और तुम कहना चाहते हो ये भी साफ तौर पर पता चल रहा है। नहीं, वो कुछ भी नहीं। एज यू लाइक कमर, अगर तुम में हिम्मत नहीं तो मैं कह देती हूँ। क्यों, ठीक है ना? क्या? तुम्हारी आंखें मेरे बदन को देखने के लिए बहुत बेचैन हैं, शायद हासिल करने के लिए भी। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रही हो? तो मैं गलत क्या कह रही हूँ? कमर की आंखें हैरत से फैलती चली गई। कमर ने दिल में जो सोचा था वो सिमरन ने इस तरह बता दिया था जिस तरह वो कोई जादूगरनी हो। क्या तुम इस बात से इनकार करोगे कि तुम मुझे नहाते हुए नहीं देख रहे थे? सिमरन ने सोफे से उठते हुए कहा और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कमर के करीब पहुंच गई। कमर की आंखों में इस तरह का नशा चढ़ चुका था जैसे उसने काफी शराब पी ली हो। उसका दिमाग जैसे माउफ हो चुका था। वो भी उठकर खड़ा हो गया। सिमरन चलती हुई उसके बहुत करीब पहुंच गई। उसने अपना चेहरा कमर के चेहरे के करीब कर दिया तो कमर जैसे नींद के आलिम में बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरी बीवी है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। तुम तो अजनबी हो। सिमरन की आंखों में देखते देखते कमर की आंखें बोझल हो गई। आवाज में कपकपाहट पैदा हो गई। जुबान ने जैसे मजीद बोलने से साफ इनकार कर दिया था। अचानक सिमरन की आंखों से एक रोशनी की लकीर निकलकर कमर की आंखों में समा गई। फिर जैसे कमर का जहन जाग उठा। कमर ने तेजी के साथ अपने होंठ सिमरन के सुर्ख गुलाबी जलते हुए होंठों में पेवस कर दिए। सिमरन की आंखें जैसे कह रही थी, नहीं है अब हम अजनबी। सिमरन उसके चेहरे पर झुकी, अपनी खूबसूरत उंगलियां उसके बालों में फेरने लगी। कमर ने सिमरन को कोलों से पकड़कर ऊपर उठाया और अपने दाईं जानिब बेडरूम की तरफ चल पड़ा। बेडरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुला और कमर के अंदर दाखिल होते ही बंद हो गया। कमर होश में ही कहाँ था। तूफान के रूप में शैतान ने करवट ली। तूफान भी ऐसा कि किसी को होश न रहा। ऐसा तूफान जो महदूद दायरे में ही गर्दिश कर रहा था। उस तूफान की जिद में मिट्टी, रेत, पानी और शबनम, सर्दी और गर्मी, सांसें और आवाजें सब एक हो चुके थे, एक दूसरे में मदगम हो चुके थे। कमर को गए हुए कितनी देर हो चुकी है, नवाब साहिब अभी तक नहीं लौटे। आसिया ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा, इस तरह गए हैं जैसे कि सिमरन किसी दूसरे शहर में रहती हो। मुझे ही वहां पहुंचकर पता करना चाहिए। आसिया आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आई। हिना और शहरयार गार्डन में खेल रहे थे। वो इनके करीब से गुजरती हुई गली में चली आई और फिर वो चंद लम्हों के बाद सिमरन के दरवाजे पर थी। उसने बेल का बटन प्रेस किया और फिर किसी के बाहर आने का इंतजार करने लगी। आसमान पर सूरज की चमक मान पड़ चुकी थी। मस्जिदों में असर की नमाजें पढ़ाई जा चुकी थी और इसी से अंदाजा हो रहा था कि कमर को गए हुए कितना वक्त गुजर चुका है। चंद लम्हों के इंतजार के बाद दरवाजा खुला और सिमरन नजर आई। आसिया को देखकर सिमरन ने फौरन हटते हुए कहा, अरे तुम आओ, अंदर आ जाओ। अभी नहीं, आसिया ने कहा। मैं कमर का पता करने आई थी, अभी तक घर नहीं आए। तुम्हारे पास गोश्त देने आए थे। क्या तुम्हें पता है कि ये कहाँ है? यानी
कहीं तुमने उन्हें किसी काम से भेजा हो? नहीं तो, सिमरन ने नफी में सर हिला दिया। वो तो उसी वक्त चले गए थे। क्यों, क्या घर नहीं पहुंचे? नहीं, तुम टेंशन मत लो, कहीं वो तुम्हें बताए बगैर अपने किसी दोस्त के हाथ चले गए होंगे। यहाँ तो हम नए आए हैं, फिर यहाँ कहाँ उनका दोस्त होगा? ये तो तुम्हें वही बता सकते हैं। तुम आराम से घर जाओ, तुम खामखा परेशान हो रही हो। आसिया अस्बात में सर हिलाती हुई वापस पलट आई। गार्डन में से गुजरते वक्त हिना और शहरयार दिखाई नहीं दिए। शायद वो दोनों अंदर जा चुके थे। आसिया चलती हुई अंदर दाखिल हुई, उसी वक्त उसे किसी के कदमों की आवाजें सुनाई दी। उसने चौंक कर सीढ़ियों की तरफ देखा। कोई चलता हुआ नीचे आ रहा था। उसे देखते ही आसिया की आंखें हैरत से फैलती चली गई और हैरत के मारे उसके मुंह से निकला, तुम और यहाँ? बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था, मगर उसे लॉक नहीं किया गया था, इसलिए कोई भी दरवाजे को ओपन करके अंदर आ सकता था। एक तरफ दीवार के साथ सफेद रंग के नरमो मुलायम बिस्तर पर लेटे हुए वो सो रहा था। उसका आधा बदन बरहना था और आधा सफेद रंग की चादर में। कुछ देर के बाद उसकी आंखों के पपोटे थरथराए और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल दी। उसने उठकर अपने बदन पर नजर मारी। अपने आप को कपड़ों से आजाद सिर्फ एक चादर में दिसे देखकर उसके जहन में गुजरे हुए वाकयात गर्दिश करने लगे। सिमरन जिसे देखते ही वो कहीं गुम हो गया था, उसकी तरफ इस तरह खींचा चला गया जैसे कि वो कोई मकनातीस हो। इससे पहले उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। वो अपने नफ्स पर काबू रखना अच्छी तरह से जानता था। वो दूसरों की तरह नहीं था जो अपने नफ्स पर काबू नहीं रखते, मगर आज वो अपने नफ्स पर काबू नहीं रख सकता था। उसने बहुत कोशिश की थी अपने आप को बचाने की, मगर सिमरन की आंखों के सहर में जैसे वो जकड़ा गया था। वो वाकई कोई जादूगरनी थी। वो कोई जिनजादी थी जिसका जादू उस पर असर कर गया था। वो जज्बात में डूबा हुआ नजर आया तो उसके खून में गर्दिश जैसे तेज हो गई। वो फौरन ख्यालों की दुनिया से निकल आया। उसने दरवाजे की तरफ देखा और लॉक ओपन करके उसकी तरफ बढ़ गया। दरवाजे को लॉक करने के बाद वो ड्रेसिंग अलमारी की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों के बाद वो कपड़े पहनकर बेडरूम से बाहर आ चुका था। अब वो बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था। चलते हुए उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, वो अपने बेडरूम में कैसे पहुंचा? क्या उसे यहाँ सिमरन छोड़कर गई, या वो खुद यहाँ अपने कदमों पर चलकर आया था? अगर वो खुद अपने कदमों पर चलकर यहाँ पहुंचा तो उसे याद क्यों नहीं आ रहा? वो चलता हुआ सीढ़ियों से उतरने लगा। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसके कदमों की आवाजें उभरने लगी। उसी वक्त कमर को आसिया नजर आई, जो बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी। आसिया ने चौंक कर कमर की तरफ देखा। उसे देखते ही आसिया की आंखें हैरत से फैलती चली गई। हैरत के मारे उसके मुंह से निकला, तुम और यहाँ? क्यों? क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? कमर ने एक लम्हे के लिए रुककर कहा और चलते हुए आसिया के करीब पहुंच गया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, आसिया ने कहा। दरअसल मैं तुम्हें देखने सिमरन के घर गई थी और फिर तुम मेरे सामने घर में दाखिल भी नहीं हुए थे। आखिर तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? शाम होने वाली है। मैं तुम्हें बाहर ढूंढती फिर रही थी और तुम ऊपर से यहाँ हो। मैं तो उसी वक्त घर वापस आ गया था, कमर ने कहा। तुम उस वक्त शायद किचन में थे जब मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए कमरे में पहुंचा था। बिस्तर पर लेटे ही मुझे नींद आ गई और अब मेरी आंख खुली है। तुमने बेडरूम में नहीं देखा होगा। वाकई मैंने तुम्हें बेडरूम में नहीं देखा था, आसिया ने कहा। वो कमर की बातों में आ गई थी। कमर भी भला उसे कैसे बताता कि असल वजह क्या थी। कमर नहाने के लिए बाथरूम में चला गया और आसिया शाम का खाना बनाने के लिए किचन की तरफ चल दी। कुछ देर के बाद कमर नहाकर बाहर निकला और अपने दोनों बच्चों हिना और शहरयार के पास जाकर बैठ गया। वो दोनों बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे। वो भी इनकी मदद करने लगा। कमर जरा यहाँ आना, किचन में से आसिया की आवाज सुनाई दी। कमर उठा और किचन की तरफ चल दिया। किचन में दाखिल होकर उसने आसिया की तरफ देखा और कहा, क्या है? क्यों? आसिया ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? क्या हुआ का क्या मतलब? कमर ने प्यार से कहा। अरे तुमने तो आवाज दी है, इसीलिए तो मैं फौरन आ गया और तुम हैरानी से मेरी तरफ देख रही हो। मेरे ख्याल से तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने तो तुम्हें आवाज नहीं दी। कमर ने चंद लम्हों के लिए आसिया के चेहरे की तरफ देखा। आसिया का चेहरा सपाट था। फिर कमर ने अपना सर हिलाते हुए कहा, क्या तुम सच कह रही हो? क्या वाकई तुमने मुझे आवाज नहीं दी? हाँ बाबा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया।
भला मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, कमर ने कहा और फिर उसने हिना और शहरयार को आवाज दी। वो दोनों दौड़ते हुए किचन में पहुंच गए। जी अब्बू जान, उन्होंने बेवक्त वक्त मुअद्दब लहजे में कहा। बेटा तुम दोनों बताओ कि तुम्हारी अम्मी ने मुझे पुकारा था या नहीं। पुकारा था अब्बू, उन्होंने कहा। आप पढ़ाई में हमारी मदद कर रहे थे जब अम्मी ने आपको पुकारा था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, कमर ने कहा। अब तुम दोनों जाओ और अपना काम करो। ये कैसे हो सकता है? आसिया ने बच्चों के किचन से निकलते हुए कहा। मैंने अगर तुम्हें नहीं पुकारा तो फिर तुम्हें किसने पुकारा? क्या वो आवाज मेरी जैसी थी? हाँ, वो आवाज तुम्हारी ही थी। मेरे ख्याल से वो कोई रूह या चुड़ैल या कोई जिनजादी वगैरह होगी जिसने मेरी आवाज में तुम्हें पुकारा था। कहीं ये घर आसेब ज़दा तो नहीं है? मेरे ख्याल से ऐसे ही है, इसीलिए घर बल्कि कोठी तुम्हें इतनी आसानी से मिल गई, वरना इस दौर में एक सादा सा घर भी इतनी कम कीमत में मिलना बहुत मुश्किल है। कमर ने कोई जवाब न दिया। वो कुछ सोचता हुआ किचन से बाहर निकल गया। कमर का जहन अभी भी उलझन का शिकार हो चुका था। आखिर वो आवाज किसकी थी? अगर आसिया ने उसे नहीं पुकारा तो फिर वो कौन थी जिसने आसिया जैसी आवाज में उसे पुकारा था? क्या आसिया की बात सच तो नहीं? क्या वाकई ये घर आसिफ ज़दा है? अगर हाँ तो फिर इनके साथ ऐसा कोई वाकया पेश क्यों नहीं आया जिससे वो खौफजदा हो जाएं, जिससे ये साबित हो जाए कि ये घर आसिफ ज़दा है। वो इन्हीं सोचों में गुम बच्चों के करीब पहुंच गया। बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। उसने सोफे के साथ टेक लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि उसी वक्त डोर बेल की आवाज सुनाई दी तो वो बच्चों को पढ़ने का हुक्म सादिर करते हुए सोफे पर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे के करीब पहुंचकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर उसके सामने एक आदमी खड़ा था। उसने स्याह रंग के घिसे पिटे कपड़े पहने हुए थे। बाल लंबे और बिखरे हुए थे। यूं लगता था जैसे उसने कभी कंघी की ही ना हो। नाक थोड़ा सा फैला हुआ था। गंदा चेहरा और कानों में स्याह रंग की बालियां उसकी शख्सियत को पुरअसरार बना रही थी। क्या चाहिए आपको? तुम क्या दे सकते हो? उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। जो किसी फकीर को दिया जाता है, कमर ने कहा, और उसके अलावा भला मैं क्या करूंगा? वो आदमी कमर की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसे इस तरह हंसता देखकर कमर का मुंह बन गया। वो चंद लम्हे इसी तरह हंसता रहा और फिर बोला, क्या तुम्हें मैं फकीर दिखाई देता हूँ? क्यों, इसमें कोई शक है? हाँ, वो क्या? मेरे हाथों में कशकोल नहीं। कशकोल न रखने से फकीरी दूर नहीं हो सकती। अच्छा, वैसे भी तुम्हारे हुलिये से साफ पता चलता है कि तुम कोई फकीर हो, कोई नेक बुजुर्ग नहीं। ये लो 50 रुपए और जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे इन 50 रुपयों की जरूरत नहीं है। उसने कमर का हाथ झटकते हुए कहा। तुम इस घर में नए आए हो? हाँ, हम इस घर में नए आए हैं। क्यों? कुछ नहीं। उसने घर के अंदर और बाहर नजर मारते हुए कहा। खराब, बहुत खराब, अंधी किस्मत, मौत के साए, बहुत ही खराब वक्त। ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें करने लगे हो? मौत के घर में रहने वाले तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है। उसने घर के अंदर देखते हुए कहा। अनजानी अजनबी चीजों के नरगे में तुम आ चुके हो। मुझे पता है पैसे कमाने का तुम ये नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हो, मगर मैं तुम्हारी बातों में आने वाला हरगिज नहीं। तुम ना समझ हो, इसलिए मेरी बातों को समझ नहीं रहे, मगर बाद में तुम मुझे जरूर याद करोगे। वो शख्स ये कहते हुए वापस पलट गया। कमर ने दरवाजा बंद किया और चलता हुआ बच्चों के करीब आ गया। चंद लम्हों के बाद बच्चों ने अपनी किताबें अपने बैग में डाली और उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिए। कमर उस वक्त खाने से फारिग होकर अपने कमरे में आ चुका था। कुछ देर के बाद आसिया भी कमरे में दाखिल हुई और चलती हुई बेड पर आ गई। एसी चलने की वजह से गर्मी का नामो निशान नहीं था। बेडरूम में मुकम्मल तौर पर ठंडक फैली हुई थी। कमर और आसिया दोनों बिस्तर में घुस चुके थे। उन दोनों की आंखें बंद थी। वक्त सुस्त रवि से गुजर रहा था। उनको लेटे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि उसी वक्त कमर उठकर बैठ गया। वो बहुत ही बेचैन लग रहा था। वो तेज़ी के साथ अपने पेट पर, कभी कमर पर, कभी गर्दन पर, कभी चेहरे पर, कभी बालों में, कभी टांगों पर और कभी अपने बाजू पर खारिश करने लगा। चंद लम्हे वो यूं ही करता रहा और फिर उसके मुंह से चीहू जैसी आवाज़ें निकलने लगी। आवाज़ें सुनकर आसिया उठकर बैठ गई। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों चीख रहे हो?
वो अपना मुंह खोलते हुए चिल्लाया और फिर उसने अपना कुर्ता चीर फाड़ कर उतार फेंका। उसके बदन पर नजर पड़ते ही आसिया की आंखें फैलती हुई साइडों पर जा लगी। उसे जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो चीखते हुए कमर को खौफ भरी नजरों से देख रही थी। आसिया तेजी के साथ चीख मारती हुए बेड से उतरी और दीवार के साथ जा लगी। आसिया के हैरान और खौफजदा होने की वजह कोई आम नहीं थी। वो दीवार के साथ इस तरह लगी हुई थी जैसे वो दीवार में घुस जाना चाहती हो। कमर की टांगों पर, बाजू पर, बल्कि पूरे बदन पर भूरे रंग के छोटे छोटे आबले से निकल आए थे। कमर का पूरा बदन बहुत भयानक लग रहा था। हैरत की बात यह थी कि इस दौरान उसके बदन के किसी भी हिस्से से खून नहीं निकला था, बस दर्द सा हो रहा था जिसकी वजह से वो चीख रहा था। कमर की ये भयानक हालत देखकर आसिया खौफजदा होकर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी उसे खौफ भरी नजरों से देख रही थी। कमर ने दर्द के कम होते ही चीखना बंद कर दिया। उसने अपने बदन पर नजर डाली और अपने बदन पर भूरे रंग के आबले देखकर वो भी खौफजदा हो गया। उसे भी जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने आसिया की तरफ देखा जो दीवार के साथ टेक लगाए उसकी तरफ देख रही थी। आसिया, तुम वहां क्यों खड़ी हो? कमर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। यहाँ आओ मेरे पास, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा कमर हूँ, कोई और नहीं। अपनी इस हालत पर मैं भी हैरान और खौफजदा हूँ। कमर, ये तुम्हें क्या हो गया है? आसिया ने कमर के नजदीक आते हुए कहा। तुम्हारी ये हालत किस तरह हुई? कहीं मेरी बात सच तो नहीं? कौन सी बात? यही कि ये घर आसेब ज़दा है। इससे पहले कि कमर कुछ कहता उसी वक्त डोरबेल की आवाज सुनाई दी। इस वक्त कौन आया होगा? सिमरन के अलावा कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ, आसिया ने कहा और उठकर बेडरूम से बाहर निकल गई। कमर बेड पर बैठा उसका इंतजार करता रहा और फिर बेड से नीचे उतर आया। वो आसिया की बातों पर गौर करने लगा था। कुछ देर के बाद बेडरूम का दरवाजा खुला और आसिया अंदर दाखिल हुई। उसके हाथों में एक बड़ा सा लिफाफा था। कमर ने उसकी तरफ देखा और कहा, कौन था? कोई अजनबी था, मुझे ये लिफाफा देकर चला गया। आसिया ने लिफाफा दिखाते हुए कहा और फिर उसे फाड़कर उसमें से एक कागज निकाल लिया। उस कागज पर अजीबो गरीब जुबान कोई तहरीर लिखी हुई थी। उस तहरीर के आखिर में मुख्तलिफ लाइनों से कोई नक्श भी बनाया गया था। उन दोनों ने बहुत की कोशिश की उस नक्श को समझने और तहरीर को पढ़ने की, मगर ये अजीबो गरीब जुबान उनकी समझ में नहीं आ सकी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या लिखा है। कमर ने कहा। वाकई, आसिया ने कहा, मगर वो अजनबी ये लिफाफा हमें क्यों देकर गया है? काश मैं ये लिफाफा वहीं खोल कर देख लेती, न जाने क्या लिखा है इसमें। उसी वक्त एक बार फिर डोरबेल की आवाज सुनाई दी। उन दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। अब कौन आया होगा? देखो, शायद वही अजनबी हो। आसिया ने असबात में सर हिलाया और एक बार फिर बेडरूम से निकल गई। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला और आसिया अंदर दाखिल हुई और आसिया के पीछे सिमरन। कमर पर नजर पड़ते ही वो अपनी जगह जैसे साकित हो गई। उसकी आंखों में भी हैरानगी छा गई। कमर, उसने कमर की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे बदन पर ये आबले? मुझे खुद नहीं मालूम, बस ऐसा अचानक हो गया। कमर ने मुंह बनाते हुए कहा। वैसे बाय द वे, तुम क्या लेने आई हो यहाँ? एक अजनबी आदमी आया था मेरे पास, सिमरन ने कहा। तुम्हारा पता पूछ रहा था तो मैंने बता दिया। अब मैं मालूम करने आई थी कि वो अजनबी तुम्हारे पास पहुंचा था या नहीं। पहुंच गया था वो अजनबी। मेरे ख्याल से आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? सिमरन ने कहा। कमर चंद लम्हों के लिए तो उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने कहा, क्या तुम ये तहरीर पढ़ सकती हो? सिमरन ने कमर के हाथों में मौजूद कागज को देखा, फिर उसके हाथों से कागज लेकर उसे देखने लगी। कागज को देखने के बाद उसने इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ, ये जुबान काफी पुरानी है और मुझे आती भी है, मगर इसका नाम याद नहीं रहा। क्या नाम था इसका? हाँ, याद आ गया, अताशी। हाँ, ये अताशी जुबान है, पढ़कर सुनाऊं? वेरी गुड। बताओ इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि इस घर के नीचे एक तहखाना है और उस तहखाने में एक बुत रखा हुआ है। उस बुत का साइज आम आदमी जितना है। उस बुत को हमेशा अमावस की रात को 2 इंसानों के खून से नहलाया जाता है और ये काम इस कोठी में रहने वाले करते हैं, जिससे खुश होकर ये बुत उन्हें बेपनाह दौलत देता है।
ताहम ये काम न करने की सूरत में ये बुत उन्हें तड़पा तड़पा कर अजीतनाक मौत से हमकनार करता है। आज अमावस की रात है, तुम लोगों ने अभी तक कोई इंतजाम वगैरह नहीं किया। तुम लोगों को थोड़ा सा सबक देने के लिए इसके घर के मालिक के बदन पर ठोस किस्म के आबले उगाए गए हैं। इस खत के जरिए तुम लोगों को आगाह किया जाता है कि अब ये काम करने की बारी तुम लोगों की है। इस बुत को इंसानी खून से नहलाते ही इस घर के मालिक के बदन पर मौजूद आबले उसी वक्त गायब हो जाएंगे। सिमरन के चुप होते ही कमर और आसिया परेशान नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उस खत और उसमें मौजूद तहरीर पर वो यकीन नहीं करना चाहते थे, मगर कमर के बदन पर मौजूद आबले देखकर उन्हें यकीन करना पड़ा। अब क्या करें? आसिया ने परेशान नजरों से उनकी तरफ देखा। मेरे ख्याल से हमें पहले तहखाने को देखना चाहिए, कमर ने कहा। क्या वाकई कोई तहखाना है भी या नहीं? क्या तुम बता सकती हो इस खत के मुताबिक तहखाना कहाँ है? क्यों नहीं, आओ मेरे साथ, सिमरन ने कहा और उन्हें लेकर बेडरूम से बाहर आ गई। सीढ़ियां उतरते हुए वो तीनों नीचे पहुंच गए। सिमरन ने इधर उधर देखा और फिर वो एक तरफ कोने में मौजूद थे। वो सब कमरे में इधर उधर देखने लगे। अचानक सिमरन की नजरें दीवार के साथ फर्श पर टिक गई। यही है तहखाने का रास्ता? कहाँ? कमर और आसिया ने कहा और फिर उनकी नजरें भी उसी जगह टिक गई जहां सिमरन की नजरें थी। इसका मतलब है वाकई कोई तहखाना है, कमर ने कहा। मेरे ख्याल में हमें तहखाने को देखना चाहिए, सिमरन ने कहा। देखे तो अंदर क्या क्या है, बुत कैसा है। मैं तो कहती हूँ रहने दो, आसिया बोली। मुझे अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा है। हमें पता जो चल चुका है कि ये खत दुरुस्त कह रहा है, इसलिए हमें फौरन और इसी वक्त ये घर छोड़ देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। तुम खामखा ही डर रही हो, सिमरन ने कहा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं भी तो तुम दोनों के साथ हूँ, चलो आओ। सिमरन ने फर्श पर मौजूद दरवाजे को ऊपर उठाया तो सीढ़ियों की एक लंबी कतार नीचे जाती हुई दिखाई दी। वो सीढ़ियां उतरती हुई नीचे पहुंच गई। सीढ़ियां उतरते हुए टिक टिक करते हुए उसके कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। तहखाने में अंधेरा होने की वजह से आसिया और कमर को सिमरन दिखाई नहीं दे रही थी। चंद लम्हों के बाद उसके कदमों की आवाजें आना भी बंद हो गई। कमर, आसिया, उन्हें सिमरन की आवाज सुनाई दी। नीचे आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। चलो हम भी चलते हैं, कमर ने कहा और वो भी नीचे उतरता चला गया। आसिया को भी नीचे उतरना पड़ा। चंद लम्हों के बाद वो दोनों भी सिमरन के करीब पहुंच गए। सिमरन सीढ़ियों के करीब खड़ी उनकी तरफ ही देख रही थी। फिर वो तीनों आगे बढ़ गए। यहाँ हर तरफ फर्श पर मिट्टी की गिट्ट जमी हुई थी। सतूनों और छतों के साथ मकड़ियों के जाले लटक रहे थे, जिन पर कुछ मकड़ियां बैठी कुछ हरकत करती हुई दिखाई दे रही थी। ना होने के बराबर मुख्तलिफ चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी। खामोशी की लहरें हर तरफ फैली हुई थी। वो तीनों इधर उधर घूमते फिर रहे थे, मगर अभी तक उन्हें बुत दिखाई नहीं दिया। चलते चलते अचानक आसिया चीख मारते हुई कमर के पीछे छुप गई। सिमरन और कमर यकदम रुक गए। हल्के हल्के अंधेरे ने हर चीज को अपनी लपेट में ले रखा था। हर चीज मिट्टी की गिट्ट से लथड़ी हुई थी। दीवारों का रंग उतर चुका था। इंसानी खोपड़ियां और मुख्तलिफ एज़ा की हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उन हड्डियों के ढेर के सामने 3 साए खड़े दिखाई दे रहे थे। वो एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। उनके चेहरों का रुख हड्डियों के उस ढेर के दूसरी जानिब था, जहां एक काफी ऊंचे चबूतरे पर कोई बुत दिखाई दे रहा था। उस बुत का चेहरा काफी भयानक था, जिसे दूर से ही देखने पर खौफ आने लगता। उस बुत के सर पर 2 सींग मौजूद थे। आंखें बाहर को उभरी हुई थी। नाक काफी मोटी थी। बदन पर स्याह रंग के सैकड़ों दाने बने हुए थे। उसकी टांग चबूतरे से नीचे और दूसरे चबूतरे के ऊपर थी। उसके सामने पड़ी हुई हड्डियां उन इंसानों की थी जिनके खून से उसे नहलाया जाता था। सिमरन, आसिया और कमर तीनों खौफ भरी नजरों से बुत की तरफ देख रहे थे। आसिया सिमरन और कमर के दरमियान खड़ी थी। अब क्या करें, कमर ने कहा। आसिया ने ठीक ही कहा था, ये तो आसेब ज़दा घर है। काश मैं इसकी बात मान लेता और शायद इस अजाब में न फंसता। मेरे ख्याल से अब भेंट देनी ही पड़ेगी। भेंट? उन दोनों ने सवालिया नजरों से सिमरन की तरफ देखा। हाँ, भेंट, सिमरन ने कहा। इस हाथ में लिखा है कि तुम्हारे बदन पर से उसी वक्त ये आबले गायब हो सकते हैं जब तुम बुत को किसी इंसान के खून से नहलाओगे। मेरे ख्याल से तुम दोनों ये काम कर ही दो। इस तरह कमर को इस अजाब से छुटकारा भी मिल जाएगा और ये बुत तुम दोनों से खुश होकर दौलत भी देगा, जो कि तुम दोनों का इनाम होगा। तुम
इस यकीन के साथ कैसे कह रही हो? कमर ने सिमरन को तेज नजरों से देखते हुए कहा। तुम तो इस तरह कह रही हो जिस तरह इंसानी खून इस बुत को नहीं बल्कि तुम्हें चाहिए। सच सच बताओ, इस काम में तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं। तुम्हारे लहजे और बातों से अजीब किस्म की बू महसूस हो रही है। मैं तो वैसे ही कह रही थी, सिमरन हकलाई। इसमें भला मेरा क्या हाथ हो सकता है? मैं तो वैसे ही कह रही थी, तुम्हारे फायदे के लिए। मैं दूसरी की तरह नहीं हूं जो अपने फायदे के लिए किसी का खून बहा देते हैं। अगर अल्लाह की मर्जी इसी में है कि मैं इस अजाब में मुब्तला रहूं तो मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कदम नहीं उठाऊंगा। अगर ये किसी शैतान की कारकर्दगी है तो मेरा खुदा मेरे साथ है। खुदा अपने बंदे की हिफाजत करता है। अपने बंदों पर उसकी नज़र हर वक्त रहती है। वो मेरी भी जरूर हिफाजत करेगा, इस अजाब से मुझे निजात दिलाएगा, कमर ने कहा और अपने हाथ दुआ के अंदाज में उठा लिए। ऐ मेरे माबूद, मेरी दुआ कबूल फरमा, मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे। मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा। मैंने गुनाह खोशो खास में नहीं किया था, मुझे उस अजाब से निजात दिलाते, शैतान के चुंगल से निकाल दे। मैं अपने गुनाह की तौबा मांगता हूँ, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। मुझे मुआफ कर दे, मुझे मेरे अल्लाह मुआफ कर दे। भुगतो, देवता की हाइश ना मानकर तुम लोगों ने बहुत भयानक गलती की है। तुम्हारे पूरे परिवार को ये अजाब भुगतना पड़ेगा। सिमरन का जैसे लहजा ही बदल गया था। वो तेजी के साथ सीढ़ियां चढ़ती हुई वापस चली गई। उसकी शक्ल बड़ी ही डरावनी हो रही थी। वो यकीनन एक जिनजादी थी। चाहे जो भी हो, मैं ऐसा घटिया काम हरगिज नहीं करूंगा। शैतान का हुक्म भी नहीं मानूंगा। अपने फायदे के लिए किसी का भी खून नहीं बहाऊंगा, कमर ने अटल फैसले में कहा। इससे पहले कि वो वापस जाने के लिए पलटते, उसी वक्त बुत के सामने पड़ी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई। छोटी और बड़ी, साबित और टूटी हुई हड्डियां फर्श पर रेंगती हुई एक दूसरे के करीब आने लगी। कमर और आसिया की आंखें हैरत से फैलती चली गई। ज्यादा खौफ आसिया की आंखों में था। वो दोनों रेंगती हुई हड्डियों की तरफ देख रहे थे। एक दूसरे के करीब पहुंचने के बाद हड्डियां खुद ब खुद एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी। चंद लम्हों तक मुख्तलिफ साइज की हड्डियां खर खट खटाखट की आवाजें पैदा करती हुई एक दूसरे पर गिरती हुई मजबूती के साथ जुड़ती रही और फिर वो एक ढांचे की शक्ल एख्तियार करती गई। इधर उधर से 3 खोपड़ियां फर्श पर रेंगती हुई उस ढांचे के करीब पहुंची और फिर एक झटके के साथ फिजा में उड़ती हुई बेधड़के ढांचे पर जा लगी। अब ढांचे के दर पर 3 खोपड़ियां थी, एक दरमियान में, दूसरी दाईं तरफ और तीसरी बाईं तरफ। उस ढांचे की तीनों खोपड़ियों ने अपने बेहुदा आवाज में हंसने की नाकाम कोशिश की। आसिया और कमर दोनों तकरीबन पीछे हटते चले गए। उस ढांचे ने उनकी तरफ देखा और फिर वो चलते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगे। ढांचा उनके करीब पहुंचते ही उसने अपना हाथ बढ़ाकर कमर की गर्दन पकड़ ली। आसिया ने मुजाहमत करते हुए उसका हाथ पकड़कर खींचा, मगर उसने अपना दूसरा हाथ आसिया के चेहरे पर दे मारा तो वो फिजा में उड़ती हुई काफी दूर फर्श पर जा गिरी। ढांचे ने कमर को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया, फिर उसने कमर को एक झटके से फिजा में उछाल दिया। कमर फिजा में तैरता हुआ दीवार के साथ टकराया और नीचे गिरता चला गया। फिर उस ढांचे ने आगे बढ़कर दोबारा कमर को फर्श पर से उठाया और उसके पेट में मुक्का मारा। दर्द के साथ कमर दोहरा हो गया था। आसिया ने एक गिर्द आलूद कुर्सी उठाई और ढांचे के पीछे से आकर उसके सर पर दे मारी। कुर्सी काफी पुरानी होने की वजह से टकराते ही टूट गई और उसके साथ ही ढांचे की खोपड़ी टूटकर नीचे जा गिरी। ढांचे ने पलटकर आसिया की तरफ देखा और आसिया घबराकर फौरन पीछे हटती चली गई। ढांचा आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। चंद लम्हों के बाद आसिया दीवार के साथ जा लगी। कमर ने पहले बुत की तरफ देखा और फिर ढांचे की तरफ। ढांचा दोनों हाथों से आसिया का गला दबा रहा था, जिसकी वजह से आसिया का चेहरा सुर्ख हो रहा था। कमर को जैसे होश सा आ गया, उसने तेजी के साथ भागते हुए ढांचे की कमर में किक मारी। ढांचे को झटका सा लगा। उसने आसिया को झटके के साथ फर्श पर गिरा दिया। कमर ने ढांचे के पेट में बाजू मारना चाहा, मगर ढांचे ने उसका पांव पकड़कर तेजी के साथ फिजा में घुमा दिया। कमर घूमता हुआ बुत के सामने जा गिरा। ढांचे ने छलांग लगाई और कमर के करीब पहुंच गया। कमर फर्श पर मुंह के बल गिरा हुआ था। उसके होंठों और नाक से खून निकल रहा था। कमर जानता था कि ढांचा एक शैतानी ताकत की वजह से जिंदा हुआ है और वो उस शैतानी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। ढांचे ने उसे उठाकर खड़ा किया। कमर ने आयतुल कुर्सी मुकम्मल होते ही ढांचे पर फूंक मार दी।
ढांचा उसे छोड़कर चीहे मारता हुआ फर्श पर जा गिरा। चंद लम्हों के लिए वो तड़पता रहा और फिर धमाके के साथ फट गया। उसकी हड्डियां टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखरती चली गई। आसिया अपना गला सहलाते हुए कमर के करीब पहुंच गई। कमर ने इधर उधर देखा और फिर दीवार के साथ पड़ा हुआ लोहे का काफी मोटा सरिया उठाया। फिर उसने सरिये से बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए तो उन टुकड़ों के गिर्द तेज सुर्ख रंग की रोशनी फैलती चली गई। कमर और आसिया ने सीढ़ियों की तरफ बढ़ना चाहा, मगर उसी वक्त उन्हें शदीद किस्म का झटका लगा और वो दीवार के साथ चीखते हुए टकराकर नीचे गिर पड़े। उन दोनों के जहनों पर अंधेरे की चादर फैलती चली गई। रोशनी का एक नन्हा सा जुगनू जगमगाया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद रोशन होते हुए उसके जहन पर फैलता चला गया। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला गया। ये उस वक्त उसी कमरे में मौजूद था जहां से तहखाने का रास्ता नीचे जाता था। उसने फर्श में मौजूद दरवाजे की तरफ देखा जो उस वक्त पहले की तरह बंद था। उसने अपने बदन पर नजर मारी और फिर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसका बदन दोबारा असली हालत में आ चुका था। बदन पर पड़े हुए आबले गायब हो चुके थे। उसने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी करीब पड़ी हुई आसिया की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसकी आंखें बंद थी। कमर ने आसिया को झंझोड़ा तो फिर चंद लम्हों के बाद उसे भी होश आ गया। कमर को सही सलामत देकर वो भी बहुत खुश हुई और फिर उसने भी खुदा का शुक्र अदा किया। वो दोनों उठकर कमरे से बाहर आ गए। सुबह हो चुकी थी। कमर ने घड़ी में टाइम देखा। सुबह के 9 बज चुके थे। वो दोनों बच्चों के कमरे में गए। बच्चे अभी तक सो रहे थे। चलो अपना हुलिया ठीक कर लें, कमर ने कहा और फिर वो दोनों बाथरूम की तरफ बढ़ गए। बारी बारी नहाने के बाद वो दोनों सहन में पहुंच गए। मेरे ख्याल से हमें सिमरन का पता करना चाहिए, कमर ने आसिया की तरफ देखते हुए कहा। तुमने देखा नहीं, जब मैंने इनकार किया था कि मैं किसी इंसान का खून नहीं बहाऊंगा तो वो किस तरह नाराज हो गई थी। ऐसे लगता था जैसे खून की जरूरत उस बुत को नहीं बल्कि इसे हो, जैसे मैंने बुत को नहीं बल्कि इसका हुक्म मानने से इनकार किया हो। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे इस काम में सिमरन का ही सबसे बड़ा हाथ हो। वाकई तुम ठीक कह रहे हो, आसिया ने कहा, क्योंकि तुम्हारे इनकार से वो हमें छोड़कर गायब हो गई और उस वक्त कैसे हिंदी भी बोल रही थी। चलो आओ फिर जरा उसे भी देखें। फिर वो दोनों बाहर निकल आए। सूरज काफी निकल चुका था। लोग अपने अपने कामों पर जा रहे थे। वो दोनों चलते हुए सिमरन के घर पहुंच गए। कमर ने बेल का बटन प्रेस किया। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला और एक औरत नजर आई। उसने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, जी क्या चाहिए? हमें सिमरन से मिलना है। सिमरन? औरत के लहजे में हैरानगी थी। कौन सिमरन? यहाँ तो कोई सिमरन नहीं रहती। ये आप क्या कह रही हैं? कमर ने कहा, मैं इस जगह इस घर में उससे मिल चुका हूँ। आप शायद मजाक कर रहे हैं। क्या मतलब? आसिया ने कहा, हम इस कोठी में कई सालों से रह रहे हैं, फिर ये सिमरन कहाँ से आ गई? और तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ आ चुके हो सिमरन के पास। उस औरत ने पहले आसिया फिर कमर की तरफ देखते हुए कहा, यह अच्छा मजाक है, माफ करना, शायद वो घर कोई और होगा। कमर ने चंद लम्हों के बाद कहा और फिर वो दोनों वापस घर आ गए। ये तुमने क्या किया? आसिया ने घर में दाखिल होते हुए कहा, तुम्हें ढूंढते वक्त मैं खुद सिमरन के पास वहां गई थी। अगर तुम गलती से इस घर को पहचान नहीं सके तो मैं तो पहचान सकती हूँ ना, मगर वहां की उस वक्त की सिचुएशन देखकर मैं भी हैरान हूँ। आखिर मामला क्या है? इसी बात पर मैं खुद हैरान हूँ, कमर ने कहा। उसी वक्त डोरबेल की आवाज सुनाई दी। कमर ने एक लम्हे के लिए दरवाजे की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ बढ़ गया। नाश्ता तैयार करने की गर्ज से आसिया किचन की तरफ बढ़ गई। कमर ने दरवाजा खोला तो उसे वही पुरअसरार आदमी खड़ा दिखाई दिया जो शाम के वक्त आया था। उसके बदन पर वही लिबास था। उसने कमर की तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर बोला, अब बताओ, क्या अब भी मैं फकीर दिखाई देता हूँ? नहीं, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको गलत समझा। अगर तुम ये घर छोड़कर चले जाते तो इस अजाब से 2-4 ना होते। और ये बातें करते हुए दोनों गार्डन में पहुंच गए। मुझे आपकी शख्सियत काफी पुरअसरार लग रही है, कमर ने उसके पीछे पीछे चलते हुए कहा। रात को हमारे साथ क्या हुआ था इसका हमारे अलावा किसी को कुछ पता नहीं, मगर क्या आप बता सकते हैं वो अजनबी सिमरन कहाँ गई? उसका घर नहीं है। आखिर ये क्या चक्कर है? उस सिमरन के बारे में तो सिर्फ इतना ही जान लो कि वो तुम्हारे लिए अजनबी थी। वो एक प्यासी जिनजादी थी जिसने अपने बदन की प्यास तो बुझा ली मगर खून की प्यास ना बुझा सकी। एक ऐसी अजनबी जिसकी अजनबियत दूर नहीं की जा सकती। उसने पलटकर कमर की तरफ देखा और कहा,
वैसे मेरी एक बात मानोगे? कमर ने तेजी के साथ कहा। जरूर, क्यों नहीं। मुझे पता है तुमने ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें यही कहूंगा, अपना फैसला मत बदलना, उसने कहा और कमर ने इस बात में सर हिला दिया। उसी वक्त कमर को आसिया की चीख की आवाज सुनाई दी। चीख की आवाज सुनकर पेशानी पर शिकने फैलती चली गई। वो भागता हुआ गार्डन से निकला और घर में दाखिल होता चला गया। आखिर ये सब क्या है? कमर ने दोबारा गार्डन में दाखिल होते हुए कहा और चलता हुआ उस आदमी के करीब पहुंच गया। आपको पता है आसिया के चीखने की वजह क्या थी? उसने मुस्कुराकर कमर की तरफ देखा और कहा, तहहाने का नामो निशान मिटा देकर ही चीही होगी, और भला उसकी क्या वजह हो सकती है? आखिर वो तहहाना गया कहाँ? कमर ने कहा। उस तक जाने वाला दरवाजा भी फर्श पर से गायब है। अजनबी एक दूसरे को राज की बातें नहीं बताया करते, उसने पुरअसरार लहजे में कहा और चलता हुआ चंद कदमों के फासले पर लगे हुए दरख्त के पीछे छुप गया। कमर के जहन में एक और सवाल उठा कि इसने ये पूछा ही नहीं कि आखिर वो कौन है। वो तेजी के साथ भागता हुआ दरख्त के पीछे पहुंचा, मगर ये क्या? उसका जहन एक बार फिर झुंझुना उठा। दरख्त के पीछे तो कोई भी नहीं था। वो आदमी इस तरह गायब हो चुका था जैसे गधे के सर से सींग।